So, welcome, my dear lovely brothers and sisters. Welcome, my dear lovely friends, to the Lad Sanu Kumar. Welcome you all my lovely friends, to all our very new YouTube Education Academy. I am your mentor, I am your भैया सानू कुमार on the other side of your mobile. तो चालू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेक्चर। पहले हो जाए कुछ ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातों में ये है कि फिर मैं यही बताना चाहूँगी कि कंटिन्यूटी पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कंटिन्यूटी इज़ मच बिगर दैन योर इंटेंसिटी पावर। अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर भी लेते हैं और फिर अगले दिन पढ़ाई नहीं करते हैं, इज द वर्स्ट देन कि आप एक दिन 2 ही घंटे पढ़ाई करें लेकिन डेली 2 घंटे। अब ये नहीं कि 2 ही घंटे पढ़ाई करनी है, 3 घंटे 4 घंटे मीन्स अगर जितनी भी पढ़ाई करें, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जितनी भी आप कर सकते हैं वो आप रोज़ करें। मतलब पढ़ने को तो आदमी एक दिन में 10 घंटे भी पढ़ सकता है, लेकिन 10 घंटे के बजाय अगर वो 5 घंटे ही पढ़े लेकिन डेली पढ़े, 3 घंटे ही पढ़े लेकिन डेली पढ़े, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये हुई आज की ज्ञान की बातें। डेली इसी तरह कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें हम लाते रहेंगे। और अब चालू करना है फिजिक्स की ज्ञान की बातें। फिजिक्स की ज्ञान की बातों में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें हमें स्टडी करना है आज ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। आपके जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसका समझिए एक तरह का ये हार्ट है। मीन्स बीच में ये मीन्स चैप्टर कुछ ख़त्म हो गया है और कुछ चालू होने वाला है, उसके बीच में ये जो ओम्स लॉ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना इधर उधर की बातें किए हुए चालू करते हैं अपना ओम्स लॉ। तो सबसे पहले ओम्स लॉ कहता क्या है। ओम्स लॉ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले आपको ये कहना होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर द करेंट फ्लोइंग, द करेंट फ्लोइंग, the current flowing through any conductor, the current flowing through any conductor, any conductor is directly proportional to, is directly proportional, is directly proportional to the potential difference, directly proportional to the potential difference applied, is directly proportional to the potential difference applied through the conductor। कहने का क्या मतलब है, सिंपल भाषा में बोले तो जो है I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम में भी हम समझते थे कांस्टेंट टेम्परेचर लिखने की क्या आवश्यकता है, लेकिन टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे ये जो रूल होगा वो अलग अलग हो जाता है। इसीलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो किसी भी कंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है वो उसके इंड्स पर लगाए हुए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, अपना जो करंट होगा वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि अगर आपको जितनी ज़्यादा भूख बढ़ेगी आप उतना ज़्यादा क्या करेंगे, खाना खाएंगे। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। आपको जितनी ज़्यादा प्यास लगेगी आप उतना ज़्यादा पानी पिएंगे, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी टाइप को आपको आप जितना ज़्यादा थके होंगे आप उतना ज़्यादा आराम करेंगे। उसी टाइप से जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के दोनों तरफ जितना ज़्यादा
आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट उसमें मूव करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं लिख सकते कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा, ऐसा नहीं। स्टेटमेंट हमेशा ऐसा ही बनेगा कि करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द इंडिया थ्रू द कंडक्टर, अक्रॉस द कंडक्टर अप्लाइड अक्रॉस मतलब उसके इंड पर, अक्रॉस द कंडक्टर के दोनों तरफ जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे करंट जो होगा उसमें उतना ही ज़्यादा मूव करेगा। तो ये तो हो गया उसका स्टेटमेंट, लैंग्वेज स्टेटमेंट। अब देखिएगा इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है। क्या आता है कि ओम्स लॉ से तो हमें सबसे पहले मिला। अगर हम उतना लंबा चौड़ा लैंग्वेज ना लिखे तो हम ये लिखेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे भी लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो हमेशा वही होने वाला है कि करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो आपने पहले भी देखा होगा, फोर्स वगैरह चैप्टर में देखा होगा 9th क्लास में, या फिर आपको ये जान लीजिए कि जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके, अगर प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, प्रोपोर्शनल किसी रिलेशन में अगर प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटा करके अगर हम इक्वल टू का साइन देते हैं तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है। हमें क्या करना होता है? एक कांस्टेंट, नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और इस केस में ओम्स लॉ में जो कांस्टेंट आया V इज इक्वल टू I इंटू आर आया, जिस R कांस्टेंट को हम कहते हैं रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसकी भी पूरी जानकारी, लंबी चौड़ी जानकारी आपको लेनी है, लेकिन अभी हमारे पास अपना तीसरा एक इम्पॉर्टेंट रूल आया, V इज इक्वल टू आई आर। क्या आया? V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कहता है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको आप लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और वहाँ से अगर हम इक्वल टू प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करें तो हमको एक बहुत ही बढ़िया क्या मिलता है? एक कांस्टेंट मिलता है R, जिसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और यहाँ पर हमको मिला V इज इक्वल टू I इंटू आर। V इज इक्वल टू I इंटू आर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखिए ये R जो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो होता क्या है? R जो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो होता क्या है? वो होता है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है कि किसी भी कंडक्टर के लिए, मैं गया था देखने, अभी कुछ नोटिफिकेशन टाइप बजा तो कुछ मेरा लेक्चर रुक तो नहीं गया, तो जो देखिए R जो होता है, R आया रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब देखिएगा रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो ये रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है? आप देखें तो आपके पास जो फॉर्मूला आया V इज इक्वल टू I इंटू आर, V इज इक्वल टू I इंटू आर। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखूंगा R इज इक्वल टू V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो आप लिखेंगे फॉर एनी कंडक्टर, एट, या फिर मैं इसको ऊपर वाला को मिटा देता हूँ, ऊपर ही लिखता हूँ फॉर एनी कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आया R इक्वल, तो ये होता क्या है कि फॉर एनी कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर the ratio of potential difference
across its end to the current passing through it, is a constant called resistance of the conductor, कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी भी कंडक्टर को अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस उसके इंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके अक्रॉस अप्लाइड है उसका और उसके करंट का जो उसके थ्रू पास कर रहा है, उन दोनों का रेशियो लेंगे। यानी किसी भी कंडक्टर के लिए अगर V/I का कांस्टेंट टेम्परेचर पर V/I का अगर हम रेशियो लेंगे तो हमेशा हमको एक कांस्टेंट क्या मिलता है, कांस्टेंट नंबर मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं कंडक्टर का। जैसे लेट अगर हमारे पास एक कॉपर का वायर है, और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं इस पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं और इससे 3 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, और या फिर मैं इससे 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं तो इसमें 9 एम्पियर का करंट पास करेगा। तो V/I का जो हम रेशियो लेंगे, किसी भी अगर अलग पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसमें अलग करंट पास करेगा, अलग 25 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा अगर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस होगा और जितना भी करंट उसमें पास करेगा, उन दोनों का अगर मैं रेशियो लूँगा तो वो हमेशा कांस्टेंट आने वाला है किसी भी एक कंडक्टर के लिए, और उसी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। इसका एक और एग्जाम्पल है जो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं रेसिस्टेंस चैप्टर को ही पढ़ाऊँगा तो आपको मालूम चलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या जानने की जरूरत है कि जो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर है वो V/I का क्या है, एक V/I का एक रेशियो है जो हमेशा किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होने वाला है। ऑल इज गोइंग गुड, आवर टेक्स्ट इज ऑल्सो विजिबल। थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग यही हुआ अपना ओम्स लॉ, लेकिन और भी कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या हो गया, V/I का क्या हुआ, V/I का एक रेशियो हुआ जो एक गिवन टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होने वाला है। तो ओम्स लॉ ने हमें बताया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ यही है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर इसको आप फिर और लिख के ये लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उसके बाद आप यहाँ लिख देंगे V इज इक्वल टू I इंटू R, वेयर R इज क्या है, R है अपना रेसिस्टेंस ऑफ R अपना क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या मिला कि R जो है, R इज इक्वल टू V/I का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है फॉर एनी कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर के लिए V/I का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको हम रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। उसके बाद देखिएगा ये जो रूल्स फॉर्मूलाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओम्स लॉ। देखिएगा ओम्स लॉ से हमको क्या क्या फॉर्मूला मिला, हमको फॉर्मूला मिला V इज इक्वल टू I इंटू आर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V/I, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
आई इज इक्वल टू वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला हमको क्या मिला, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये तो स्टेटमेंट से ही मिला। उसके बाद जब हम रेसिस्टेंस की डिफिनेशन देखें तो हमको मिल गया आर इज इक्वल टू वी बाई आर, आर इज इक्वल टू वी बाई आर। उसके बाद जब हम करंट के टर्म्स में देखें तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। इससे हमको क्या मिला, आई इज इक्वल टू वी बाई आर से, आई इज इक्वल टू वी बाई आर से हमको ये कंक्लूजन मिलता है, हम ये कह सकते हैं कि जो करंट होता है, देखिएगा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference, current is directly proportional to potential difference and current is inversely proportional to resistance, inversely proportional यानी कि अगर रेसिस्टेंस अगर हम किसी कंडक्टर का बढ़ा देंगे तो उसका जो करंट उसमें फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। देखिएगा, समझिएगा क्या बात है, I इज इक्वल टू वी बाई आर से हमको ये मिला कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो ओम्स लॉ बताया ही कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देंगे तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी डबल हो जाएगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देंगे तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी हाफ हो जाएगा। उसके साथ साथ हमको पता चला जो करंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किस चीज़ के, रेसिस्टेंस के। इसका क्या मतलब है कि अगर रेसिस्टेंस को अगर हम डबल कर देंगे, रेसिस्टेंस को अगर हम डबल कर देंगे तो अपना जो करंट है वो हाफ हो जाएगा। अगर हम रेसिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो अपना जो करंट है वो डबल हो जाएगा। ये उल्टा केस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। करंट कब डबल हो जाएगा, जब रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। करंट कब डबल हो जाएगा, जब वोल्टेज भी डबल हो जाएगा। करंट कब हाफ हो जाएगा, जब रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। करंट कब हाफ हो जाएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा। तो ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली। इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, फ्रॉम वी आई इज इक्वल टू वी बाई आर इट इज ऑब्वियस दैट इफ वी इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस करंट विल ऑल्सो इंक्रीज एंड इफ वी इंक्रीज रेसिस्टेंस द करंट विल डिक्रीज। तो ये था अपना ओम्स लॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद एक ग्राफ आता है, इसके बाद एक ग्राफ आता है, ये ही पूरा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी या फिर वी इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पर आर हमको मिला एक नया कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं क्या, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर क्या है, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर के लिए वी बाई आई का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। अब देखिएगा, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। तो अब देखिएगा वी और आई का फ्रॉम ओम्स लॉ से हमको क्या मालूम चला, ओम्स लॉ से हमको ये मालूम चला कि अपना जो आई है वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा। तो इस कंक्लूजन को जब इसके ग्राफ के द्वारा देखा गया, यानी अलग अलग पोटेंशियल, कोई एक वायर ले ली गया, एक फिक्स्ड कंडक्टर ले लिया गया, उस पर पहले मान लो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, फिर उस पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, फिर उससे जो करंट निकला उसको नोट किया गया, फिर उसके अलावा 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, उससे जो करंट मिला उसको देखा गया, फिर 3 वोल्ट का। ऐसे ही करते करते अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस को धीरे धीरे इंक्रीज करके जो जो करंट उसके थ्रू पास किया गया उसको क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया, और उसका जब ग्राफ खींचा गया तो उसका जो ग्राफ लाइन आया वो एक स्ट्रेट लाइन आया। उसका जो ग्राफ लाइन आया अपने पास वो एक स्ट्रेट लाइन आया, यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस V और I, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया तो द ग्राफ बिटवीन V and I, the graph between V and I is a straight line मिला, is a straight line।
स्ट्रेट लाइन मिलने से क्या मतलब हुआ, यह फिर हमें मालूम चला कि जो v है वो i है वो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो ये था ग्राफ का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे रेसिस्टेंस ऑफ द वायर का पूरा कॉन्सेप्ट कि आखिर रेसिस्टेंस जो v बाई आई का रेशियो है इसका एक और दूसरा रूप है वो क्या है, ये रेसिस्टेंस होता क्या है, इसको कैसे पता करता है, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ऐसे सारी चीज़ यानी हम पूरा पीएचडी बोले तो मीन्स पीएचडी बोले तो पूरा विकिपीडिया जानेंगे किस चीज़ का, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर का। तब तक के लिए आप ओम्स लॉ को और अच्छे से समझिए, बुक स्टडी कीजिए, न्यूमेरिकल लगाइए, पढ़ाई करते रहिए, खुद पर डिपेंड रहिए, किसी पर डिपेंड रहिए, किसी पर डिपेंड मत रहिए। बुक है जो उससे डिपेंड रहिए, बुक की स्टडी कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, पाना है तो पाना है, अपना जो गोल है उसको अचीव करना है, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। इसी होप के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।